दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी विमर्श मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। शहीद आजम भगत सिंह आज भी जिंदा हैं हमारे हर संघर्ष, सपनों और आंदोलन में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है और दुनिया के वह पहले क्रांतिकारी हैं जो फांसी के फंदे को चूमते हैं और इसके बाद फांसी पर चढ़ते हैं। ऐसे दुनिया के इतिहास में आपको कोई क्रांतिकारी नहीं मिलेगा जिन्हें फांसी की सजा हुई हो और उनका वेट बढ़ जाए और वह जश्न के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ रहे हो और वह कहते हैं कि क्रांतिकारियों को बलिदान देना ही पड़ता है। उस बलिदान से ही उनकी क्रांति जीवित रहती है। वैसे महानायक भगत सिंह, जो एक लेखक, विचारक, पत्रकार और सबसे बड़ा एक चिंतक और एक क्रांतिकारी नेता थे, जो 1917 के रूसी क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे और गद्दार पार्टी से प्रभावित थे। भगत सिंह को जब भी हम याद करते हैं और सोचते हैं कि महज 23 बरस का नौजवान जिसके अंदर जो वैचारिक ऊंचाई थी उस दौर के अपने नेताओं में सबसे अधिक थी। एक 23 बरस के नौजवानों के पास जो जज्बात थी, जो भावना थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, वह उस दौर के आप देखेंगे हमारे भारत के जितने भी नेता थे वह सभी वैचारिक ऊंचाई में उनसे पीछे थे। उनके विचारों पर पढ़ाकू जो कहा जाता है, भगत सिंह एक पढ़ाकू नेतृत्वकारी नेता थे। वह कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा आप तर्क कीजिए और वह तर्क आपको सही जगह पर ले जाएगा। वह वैज्ञानिक चेतना से लैस एक समाजवादी नेता थे। देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो वह महात्मा गांधी से प्रभावित होकर 12 में पढ़ते हुए वह देश की आजादी की लड़ाई में कूद गए थे। जालियांवाला बाग की घटना में महज 14 वर्ष की अवस्था में वह जालियांवाला बाग की यात्रा करते हैं और वहां के मिट्टी के तिलक लगाते हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आजादी की लड़ाई का संकल्प लेते हैं। आप समझ सकते हैं उनकी चेतना का, उनका बौद्धिक विकास का, कि भगत सिंह की बौद्धिक ऊंचाई कितनी थी। वह 1928 आते आते भगवती चरण बोहरा के साथ मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन करते हैं और फिर वह भारत में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो चल रहा था, उनके साथ वह शामिल होते हैं और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन का गठन करते हैं और अपना अंतिम लक्ष्य समाजवाद घोषित करते हैं। आप समझिए कि वह नौजवान जो महज 20-21 बरस की अवस्था में समाजवाद के सपना को घोषित करता है और क्रांति विचारों की शान पर तेज होती है और क्रांति का अभिप्राय
एक ऐसी व्यवस्था से है, आमूलचूल परिवर्तन से है, जो अन्याय पर आधारित व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदलने से। वह कहते हैं कि क्रांति में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती है। जनता के जन आंदोलन से ही क्रांति होगी और उसमें हिंसा की कम से कम जगह होना चाहिए। जनता स्वाभाविक रूप से अहिंसात्मक होती है, तो उनका आंदोलन का रूप भी अहिंसात्मक होगा। लेकिन कोई भी क्रांति जनता के लिए और जनता के द्वारा ही सफल होगा। उनकी बहुत स्पष्ट समझ थी। हमारे देश में जिस तरीके के जातीय और धार्मिक व्यवस्था थी, जो अंधविश्वास थी, उस पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से हमला किया और वह साफ साफ कहते थे कि धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए। आज जिस तरीके से हमारे देश में धर्म का आधार बनाकर लोकतंत्र की हत्या किया जाना चाहिए, भगत सिंह की बहुत साफ समझ थी कि धर्म व्यक्तिगत मामला है, धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को समझना चाहिए। आप देखेंगे कि भगत सिंह पर डार्विन का सबसे ज्यादा प्रभाव था। भगत सिंह बाकुनिन, लेनिन, मार्क्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, बर्ट्रैंड रसल की किताबें पढ़ी थी। वह जब जेल में गए थे तो लगभग 250 किताब उन्होंने पढ़ा था और 4 किताबें भी उन्होंने लिखा था। लेकिन अफसोस की बात कि उन किताबों को नष्ट कर दिया गया और भगत सिंह की मात्र जो हमारे पास किताब है, भगत सिंह की जेल नोट डायरी, जिसे हम भगत सिंह के बारे में बहुत सारे उनके वैचारिक ऊंचाई जो है और विचारों के बारे में जानते हैं। भगत सिंह धर्म को समझाने के लिए और अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए मैं नास्तिक क्यों हूं लिखते हैं और वह कहते हैं कि अगर तुम्हारे भगवान हैं तो इस दुनिया में इतना दुख और दर्द क्यों है, इस दुनिया में गरीबी क्यों है, इस दुनिया में गुलामी क्यों है। वह ब्रिटिश अंग्रेजों को क्यों नहीं समझाते हैं और अगर भगवान यह चाहते हैं, उनके द्वारा यह लिखा गया है, तो फिर तो वह नीरो से भी ज्यादा खतरनाक है। वह ईश्वर को भी चुनौती देते हैं और ईश्वर को नीरो बनाते हैं। और भगत सिंह की जो स्पष्ट धारणा थी, भारत में जो छुआछूत था, वह अछूत की समस्या पर लिखते हैं और अछूतों को कहते हैं कि तुम उठ खड़ा हो, मजबूत हो, तभी तुम्हें आजादी मिलेगी। संगठित हो, ताकतवर बनो और आजादी छीनो। आजादी तुम्हें दया से नहीं मिलेगी। वह अछूत की ताकत को ही सर्वहारा की ताकत मानते थे। वह मजदूरों और किसानों को भी आह्वान करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ तनकर खड़ा होना होगा और लड़ाई लड़नी होगी। वह ताकत से ही अंग्रेज यहां से हटेंगे और वह वैचारिक ऊंचाई जो भगत सिंह के सामने 1917 की रूसी क्रांति से उनके जेहन में था, इसलिए वह लेनिन से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। जब उन्हें फांसी दी जानी थी तो वह अंतिम किताब अपने रूम में जो पढ़ रहे थे वह लेनिन की जीवनी थी। जब उन्हें कहा गया कि आपको फांसी पर चलना है चढ़ने के लिए, तो वह कहे ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और लेनिन के किताब पढ़ते हुए उन्होंने बंद किया। तो आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह की जो ऊंचाई थी हमारे देश में, और भगत सिंह ने देश की आजादी का जो रूपरेखा रखा, जो उनकी क्रांतिकारी चेतना और समझ थी, वह कहते हैं कि हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें आदमी के द्वारा आदमी के शोषण का अंत हो
और एक राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र के शोषण का अंत हो, और हम यही आजादी लाना चाहते हैं। इस आजादी के लिए उन्होंने शहादत दी। हम सैंडर्स की हत्या, लाला लाजपत राय को, जो एक कांग्रेसी थे और जनसंघ के ज्यादा करीब थे, लेकिन वह बदला लेते हैं। और वह दूसरा जो देखते हैं हम कि दिल्ली की असेंबली में वह जो बम फेंकते हैं, तो बम फेंकने के दौरान अपनी स्पष्ट विचारधारा बटुकेश्वर दत्त के साथ जब बम फेंकते हैं तो स्पष्ट समझाते हैं कि हमारा हिंसा करना कोई उद्देश्य नहीं था, बल्कि बाहरों को सुनाने के लिए एक धमाका की, एक आवाज की जरूरत थी, और हमने वह धमाका किया है। और उन्होंने जो पर्चा बांटा उसमें स्पष्ट रूप से था, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, इंपीरियलिज्म डाउन डाउन। तो भगत सिंह को हम देखते हैं कि उनका एक्शन भी जिस साहस से भरा हुआ था, और शहादत के क्लाइमेक्स पर वह जीते हैं, त्याग और बलिदान के क्लाइमेक्स पर वह जीते हैं। इसलिए कोई भी नौजवान दुनिया में भगत सिंह के सामने, भगत सिंह के शहादत के सामने नहीं टिकता है। अगर दुनिया में दो ही क्रांतिकारियों के बारे में नाम लिया जाता है दुनिया में नौजवान जिनके फैन हैं, एक भगत सिंह और दूसरा चे गुवेरा। तीसरा कोई चेहरा हमारे सामने नहीं है जो भगत सिंह के साहस के सामने टिकता हो। और भगत सिंह अपनी राजनीतिक विचारधारा को, वह जेल में जाते हैं और जो जज के साथ बहस होती है, वो जो प्लेटफॉर्म है उनका केस चलने का, ट्रिब्यून का, वह राजनीतिक एक मंच बना देते हैं और अपने विचारों को फैलाने के लिए उसे एक मंच के रूप में उपयोग करते हैं। उसको अपने बचाव में उपयोग नहीं करते हैं। वह उस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन फिर भी दोनों में जब वो तुलना करते हैं तो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के पास ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और सुभाष चंद्र बोस ज्यादा भावुकता में बहते हैं। और अपने फांसी के फंदे जब चूमने जाते हैं तो वह दोनों आदमी को अपने केस में सहयोग करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को धन्यवाद कहते हैं अपने कैदी मित्रों से। और जिस दोस्ताना तरीके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के फंदे पर चढ़ते हैं और पूरे देश को एक मैसेज देते हैं, एक लड़ाई का, एक शहादत का, एक संघर्ष का, वह दुनिया में बिरले ही मिलता है। यह ब्रिटिश हुकूमत के लिए वह काला दिन था और पूरी दुनिया के लिए काला दिन था जिस दिन न्याय कोई गला घोटा गया और समय से पहले उन्हें फांसी दिया जाता है। तो भगत सिंह की जिन विचारों की लड़ाई आज जारी है, वह कहते हैं कि हम एक ऐसे राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहते हैं जिसमें दकियानूसी और संकीर्णता के लिए कोई जगह नहीं हो, और अपने विचारों के उच्चतम अवस्था में वह राजनीतिक पार्टी हो, अपने कार्य में वह उच्चतम अवस्था में राजनीतिक पार्टी हो, और जिस व्यवस्था में किसी भी तरीके के शोषण, दमन और उत्पीड़न नहीं हो। वह मजदूरों और किसानों के, एक तरफ खेतों में काम करने वाले किसानों को आह्वान करते हैं, दूसरे तरफ मिलों में काम करने वाले मजदूरों का आह्वान करते हैं कि संगठित होकर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ आजादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ो, समानता के समाज बनाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ो। और जो समाजवादी सपना था, उस सपनों को आज जब हम देखते हैं अपने भारत देश को, तो निश्चित रूप से कभी कभी अफसोस होता है कि क्या इसी दिन के लिए हमारे शहीद
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद से लेकर वह एक विरासत है। और वह तमाम जो बेनाम लाखों लोग शहादत दिए हैं 1857 से लेकर 1947 तक, और उसके बाद भी हमारा देश आज भी उसी दकियानूसी, उसे सांप्रदायिक माहौल में, तनावपूर्ण माहौल में आज भी जिंदा है। आज भी इस देश में शोषण, दमन और उत्पीड़न बड़े पैमाने पर जारी है। और भारत गरीबी के चरम अवस्था में जी रहा है। इस देश के लंबे समय की आज़ादी के बाद भी भारत अपने गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पाया है और साम्राज्यवाद के जगह पर, ब्रिटिश मालिकों के जगह पर भारतीय मालिक और कॉरपोरेट उनके सामने आ गए हैं। जबकि भगत सिंह का बहुत साफ साफ कहना था कि देश की आज़ादी अगर मिलती है तो शोषक गोरे हो या काले हो, हमें दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। यानी शोषक अंग्रेज हो या हमारे देश के लोग हो, देश के कोई पूंजीपति हो, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई लड़नी हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है, कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसमें निश्चित रूप से आज भगत सिंह हमें फिर बार बार याद आते हैं। और भगत सिंह की विचारधारा, भगत सिंह की साहस, त्याग और बलिदान कि उनकी धारा नौजवानों के दिलों और दिमागों में फिर एक बार बहने की जरूरत है, ताकि इस देश के सच्चे आज़ादी और सच्चे समानता का समाज और समाजवादी चेतना से लैस एक समाज का निर्माण किया जा सके। आज जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आ रही है कि भारत में आज जो आर्थिक गैर बराबरी बढ़ा हुआ है, वह देश के जब गुलाम था उस दौर से भी आज ज्यादा है। तो यह जो गुलामी में जब हम जी रहे थे और जो शोषण था, और जब हम आजाद हुए, जब हम खुलकर सांस ले रहे हैं, लेकिन आर्थिक गैर बराबरी उसी रूप में अगर विद्यमान है, तो फिर हमें इस आज़ादी के बारे में भगत सिंह के दृष्टिकोण से सोचना होगा, उन शहीदों के दृष्टिकोण से सोचना होगा। आज भी उनके सपने हर संघर्ष और आंदोलन में, हर नौजवानों के दिलों में, दिमाग में फ्लो हो रहा है। और उनके सपनों का समाज बनाने के लिए आज जो हमारे देश में आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन को जिंदा रखना, और जो भी शोषक है, जो भी समाज में अमानवीय व्यवस्था को थोपना चाहता है, वह एक व्यक्ति हो या एक समूह हो या एक राजनीतिक पार्टी हो, उसके खिलाफ मजदूरों, किसानों और नौजवानों को उठ खड़ा होकर लड़ना होगा। इन्हीं तीन वर्गों पर भगत सिंह का सबसे ज़्यादा भरोसा था। वह कहते थे कि नौजवान स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं, वह अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनके पास सहने की क्षमता होती है। वह समाज को बदलने का लड़ाई लड़ते हैं और समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्हीं नौजवानों को आगे लाकर एक समानता के समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो भगत सिंह को याद करने का अर्थ है कि इस देश में भगत सिंह के सपनों का निर्माण होना, भगत सिंह के सपनों के समाज का निर्माण होना ही भगत सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। भगत सिंह आज भी जिंदा हैं हमारे देश में, हमारे देश के कण कण में भगत सिंह आज भी जिंदा हैं। जो हमारा आज़ादी मिला हुआ है, जितना उस आज़ादी के लड़ाई को लड़ने से लेकर आज बेहतर समाज के निर्माण में और उसके वैज्ञानिक चेतना में, जो वैज्ञानिक समाज का निर्माण हुआ है और जो सामाजिक समरसता कायम हुई है,
भगत सिंह का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी बहुत साफ साफ था। वह यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते थे। वह तभी कहते थे कि एक देश दूसरे देश का शोषण नहीं करे। तो निश्चित रूप से भगत सिंह का जो एक अंतर्राष्ट्रीय चेहरा था और ब्रदरहुड की जो भावना थी, उस भावना के साथ आज हमारे देश और पूरी दुनिया को खड़ा करने का एक हम सभी को संकल्प लेना होगा, ताकि भगत सिंह और उनके सपने जिंदा रहे और उनके सपनों के लिए हम नौजवान सभी संघर्ष करें। यही उनके लिए सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।